Hello everyone, I am CP Jadon, your UGC Net Management faculty, and today we are going to learn about very interesting topic inflation. लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि कल हमने क्या किया था। कल हमने देखा था कि यूटिलिटी क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी थी हमारी टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद हमने देखा था कि इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं और हमने डिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था और हमने क्या देखा था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो ये था हमारे कल के लेक्चर के बारे में। अब देख लेते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। सो इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस राइजेस एंड एज अ रिजल्ट द वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स। तो यही ये कहना चाह रहे हैं कि या तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि देर इज अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि देयर इज अ लॉस इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। या तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आप जो सामान है या सर्विस है उसके प्राइस पहले के कंपैरिजन में अब बढ़ गए हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो परचेजिंग पावर है, हमारे पैसे की जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। फॉर एग्जांपल जैसे हम पहले बात करते हैं अभी भी कि पहले जितना सामान हम 100 रुपये में ख़रीद लेते थे, आपने कभी सुना होगा, अपने मम्मी पापा को भी कहते हो कि पहले 100 रुपये में हम ये सामान खरीद लेते, लेकिन आज हम 100 रुपये में कुछ खरीद पाते हैं? नहीं, तुरंत ख़त्म हो जाता है। तो ये कि क्या हुआ है, समय के साथ परचेजिंग पावर है जो पैसे की वो क्या हुई है, कम हो गई है। 100 रुपये की परचेजिंग पावर पहले कुछ और थी, पहले लोग ज़्यादा सामान खरीद पाते थे, लेकिन अब क्या है, 100 रुपये में उतना सामान नहीं खरीद पाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो 100 रुपये की परचेजिंग पावर थी वो कम हो गई है। तो वही यहाँ जो हमारा एग्जाम्पल उसमें एक्सप्लेन किया है कि पहले 1 लीटर दूध कितने रुपए में खरीद लेते थे, 50 रुपये में खरीद सकते थे, और अब वही एक लीटर दूध हम जो खरीद रहे हैं कितने रुपए में खरीद पा रहे हैं, 60 रुपये में खरीद पा रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे महंगाई का स्तर बढ़ गया। और कितने परसेंट से महंगाई बढ़ गई, 20% से महंगाई बढ़ गई। कितने, 2022 से लेकर 2025 के बीच में, इस एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो यही होता है हमारा इन्फ्लेशन। पर लॉस इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी या डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। जो अभी हमारा करेंटली जो हमारा इन्फ्लेशन रेट चल रहा है वो चल रहा है हमारा 2.10%। ठीक है। और ये कौन सी इंडेक्स के थ्रू अब हम कैलकुलेट करते हैं हमारा इन्फ्लेशन, सीपीआई इंडेक्स के थ्रू, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये 2016 से ही हमने शुरू किया। अब आगे देख लेते हैं इन्फ्लेशन रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, करेंट ईयर प्राइस इंडेक्स माइनस प्रीवियस ईयर इंडेक्स और डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। प्रीवियस ईयर इंडेक्स बोलो या फिर बेसिकली हम इसे बेस ईयर इंडेक्स पे कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि कैसे इन्फ्लेशन, मतलब यहाँ ये इन्फ्लेशन बढ़ता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं बेसिकली हम इन्फ्लेशन को। ये यहाँ पे है, जैसे आपने 200 रुपये में पहले 4 लीटर ऑयल ख़रीदा, तो 1 लीटर ऑयल की कीमत कितनी हो गई, 50 रुपये। फिर आप कुछ टाइम बाद दोबारा शॉपकीपर के पास गए तो आपने उसे 200 रुपये दिए, तो उसने आपको सिर्फ 3.33 लीटर ही, मतलब 3.33 लीटर ही उसने ऑयल दिया। पहले आपको 4 लीटर मिलता था, लेकिन अब क्या हुआ कि 3.33 लीटर ही आपको मिला। तो आपने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसने बताया कि प्राइस इंक्रीज हो गए हैं, पहले 50 रुपये था अब 60 रुपये लीटर हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम महंगाई कितने परसेंट से बढ़ गई, अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारी क्या होगी, करेंट ईयर मतलब करेंट प्राइस हो गया, ये प्रीवियस प्राइस हो गया, डिवाइड बाय प्रीवियस प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आया, 20%। मतलब 20% से महंगाई बढ़ गई। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं अपना इन्फ्लेशन रेट। अब हम देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन कितने तरीके का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रेट, मतलब कि 3% 4% जो रेट की बात कर रहे हैं कि इतनी 20% महंगाई बढ़ गई। तो ऐसे इसके बेस पर देख रहे हैं कि अगर 2 से 3% होगा तो इन्फ्लेशन को क्या बोलेंगे हम, क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलेंगे। या ये कैसा होता है, लो या माइल्ड इन्फ्लेशन इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी महंगाई बढ़ रही होती है क्या, स्लो रेट से स्टडी रेट से बढ़ रही होती है।
हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब गवर्नमेंट को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऑफ वेजिटेबल इंक्रीज स्लाइटली एवरी ईयर, जैसे सब्जी के प्राइस हर साल थोड़े थोड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इतना कोई अर्जेंट एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि ये एक अच्छी कंडीशन होती है किसी भी गवर्नमेंट के लिए कि जो इन्फ्लेशन है वो क्रीपिंग रेट में ही रहे, है ना। उसके बाद है वॉकिंग। वॉकिंग क्या होता है हमारा, 3 से 10%, जो वहाँ पे रेट लिखी हुई है ना, रेट और इनके नाम, मतलब कितने रेट पे कौन सा इन्फ्लेशन होगा ये हमें पता होना चाहिए। ये सीधा सीधा हम वो क्वेश्चन पूछते हैं हमसे पेपर में। तो अगर वॉकिंग इन्फ्लेशन है तो यहाँ पर हमारा कितना होगा रेट, 3 to 10% के बीच में होगा इन्फ्लेशन हमारा, इसे मॉडरेट इन्फ्लेशन बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर नोटिसेबल राइज होगा, जो हमारा हम देख पा रहे हो कि पैसा बढ़ गया है हमारा एकदम से, कि महंगाई बढ़ गई है। जैसे कि हमारा रेंट वगैरह हो गई जो इसमें आते हैं, और ये गवर्नमेंट के जो एक्शन है ना, ये हम वैसे कल की क्लास में देखेंगे कि हम इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें। लेकिन यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है कि एक जनरल आइडिया के लिए कि कौन कौन से तरीके अपनाती है गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, टाइटन द मॉनेटरी पॉलिसी, राइज इंटरेस्ट रेट, रिड्यूस पब्लिक स्पेंडिंग। तो वो ये सब काम करेगी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कि वो इंटरेस्ट रेट को कम कर, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी। इंटरेस्ट रेट को क्यों बढ़ाएगी, कि अगर लोगों पर ज़्यादा पैसा होगा तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे तो मतलब इन्फ्लेशन आएगा, और गवर्नमेंट वही नहीं चाहती है। वो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन चाहती है, लेकिन एक लिमिट में चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5% तक जाए, उससे ऊपर ना जाए, क्योंकि उससे ऊपर जाता है तो वो एक अलार्मिंग स्टेज आ जाती है, वहाँ पर फिर महंगाई काफ़ी ज़्यादा दिखती है लोगों को, लोग परेशान हो जाते हैं महंगाई से। तो इन्फ्लेशन ठीक होता है, लेकिन एक चेक पॉइंट तक ठीक होता है कि 4 या 5% तक इन्फ्लेशन हो तो ठीक रहता है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा ज़्यादा तो जो गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसी को क्या करेगी, थोड़ी टाइट करेगी, लोगों को जो लोन की रेट है वो महंगी कर देगी, जिससे लोन लोग कम लें, और पब्लिक स्पेंडिंग है वो भी कम कर देगी। उसके बाद आता है हमारा रनिंग इन्फ्लेशन। ये कितना होता है, 10 से 20% के बीच में होता है। इसे हम हाई इन्फ्लेशन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख पाते हो सडन एकदम प्राइस राइज कर जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल में पेट्रोल के प्राइस एकदम से 80 to 95 चले गए, यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 मतलब 19% का इंक्रीज है ये लगभग। तो यही यहाँ पे हम एकदम नोटिस कर पा रहे हैं, एकदम से महंगाई आ गई। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, रिड्यूस द मनी सप्लाई को एकदम से कम करेगी, कंट्रोल बजट डिफिसिट, इंक्रीज टैक्स कट, टैक्स को बढ़ा देगी, और कट सब्सिडीज़ को भी कट कर देगी। जिन चीज़ पे गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती थी, कि जिन सामानों को गवर्नमेंट सस्ता करती थी अपनी तरफ से, उस सब्सिडी को गवर्नमेंट हटा लेगी, जिससे सामान महंगा हो जाए और लोग उसको फिर कम खरीदें। उसके बाद क्या है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, वेरी हाई इन्फ्लेशन होता है, इसकी रेट तकरीबन 20 से 100% तक चली जाती है। ये क्या है, पर ईयर में है, ठीक है। 20 से 100%, बेसिकली 20 से हम इसे 60-70 तक देखते हैं, लेकिन ये 100% तक जा सकता है। ये होता है वेरी हाई इन्फ्लेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि एकदम से किसी चीज़ के प्राइस के एकदम से डबल हो गए, मान लो। तो मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ आप 10,000 रुपये में खरीद रहे थे, तो अगले साल अगर आप उसको खरीद रहे हैं तो वो 20,000 रुपये में मिल रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 100% इंक्रीज आ गया एकदम से, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट अग्रेसिवली जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको टाइट कर लेती है, और अपना स्ट्रिक्ट कंट्रोल बनाने की कोशिश करती है कि महंगाई को कैसे भी करके कंट्रोल किया जाए। क्योंकि इतना परसेंट जो हमारा इस स्टेज पर, हम वेरी हाई स्टेज पर चले गए, तो यहाँ इकोनॉमी के लिए क्या होता है, बहुत बेकार होता है। यहाँ पे कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा वो कंट्री में, सेविंग्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे लोगों के पास से, है ना। तो ये तो बहुत ही भयानक स्थिति आ जाती है। और इससे ऊपर होता है एक हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है कि जो महंगाई है वो 50% से ज़्यादा हो जाए, लेकिन पर मंथ के हिसाब से है यहाँ पे, कि हर महीने महंगाई 50% से ऊपर चली जा रही है, हर मंथ के हिसाब से। मतलब आज अगर कोई चीज़ एक की है तो वो फिर 50 रुपये की हो जाएगी एकदम से, मतलब इतनी महंगाई एकदम से दूसरे महीने में चली जाएगी। तो इतना वेरिएशन आ गया मतलब। तो ये तो बिल्कुल ही वर्स्ट कंडीशन है, ऐसी कंडीशन तो कभी आनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा भी हुआ है। कहाँ हुआ है, जिम्बाब्वे में और
वेनेजुला 2019 में ऐसा हुआ था। इन्होंने क्या किया, करेंसी एकदम बहुत सारी छाप दी, सब जगह करेंसी करेंसी हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लोग जो खाना भी खा रहे थे वो कहाँ कहाँ से खा रहे थे, कूड़े में से उठा उठा के खा रहे थे। अगर उनको एक ब्रेड भी खरीदनी थी, अगर वेनेजुला की करेंसी में उनको अगर ब्रेड भी खरीदनी है ना, एक पीस ऑफ ब्रेड, तो उसके लिए भी बहुत सारा पैसा लेके आना पड़ रहा था उनको, एक एक बोरे बोरे भर के लाने पड़ रहे हैं, तब लोग कुछ खरीद पा रहे थे। तो यहाँ क्या है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन आ जाती है, अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन हो जाता है, करेंसी वैल्यू ऑलमोस्ट कोलैप्स, मतलब करेंसी की वैल्यू आप जीरो कह सकते हैं यहाँ पे, कि पैसे की वैल्यू बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाती है। ये कंडीशन होती है हाइपर इन्फ्लेशन की, और ऐसा हुआ है कहाँ पे, जिम्बाब्वे में और वेनेजुला में। तो ये हमारे हो गए इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट के बेस पर हमने देख लिया कि ये 5 तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं। अब इंडिया में भी इन्फ्लेशन रेट 2 बार अप्स एंड डाउन हुई हैं। कब हुई हैं? एक बार इन्फ्लेशन इंडिया में हाई गया है 34.6%। ये कब गया था? 1974 पे, जब क्या हुआ था, जो ग्लोबल प्राइस थे, लार्जली शॉक हुआ था ग्लोबल ऑयल शॉक, जो ऑयल की सप्लाई थी वो एकदम से रुक गई थी, मतलब अनकंट्रोल्ड हो गई थी। तो इस वजह से क्या हुआ था कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था इस टाइम। कितना हो गया था? 34%। 34% का मतलब कहाँ पे आ गए हम लोग? ये वेरी हाई स्टेज में आ गए। और एक बार क्या हुआ था कि महंगाई दर बिल्कुल माइनस में चली गई। मान लो अगर कोई चीज़ अभी 20 रुपये की है तो वो 10 रुपये की ही हो जाए, मतलब और प्राइस मतलब घट गए उसके। तो लोएस्ट इन्फ्लेशन कब आया था? 1976 में, उसके 2 साल बाद ही देखो। ये क्यों हुआ था? एक्सेस फूड प्रोडक्शन एंड टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी, कि फूड प्रोडक्शन हमारा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई चीज़ अगर ज़्यादा बन जाए तो उसके दाम एकदम से गिर जाते हैं, है ना। तो वही कंडीशन हुई थी कि एक तो मॉनेटरी पॉलिसी बहुत टाइट थी, ऊपर से ओवर प्रोडक्शन भी हो गया। इस वजह से क्या हुआ, डिफ्लेशन आ गया। ये डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ये हम थोड़ा सा अभी आगे देखेंगे। तो ये 2 हिस्टोरिकल फैक्ट थे। अब देख लेते हैं हमारा इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉज के बेस पे, है ना। पहले हमने देखा था रेट के बेस पे, अब ये कॉज के बेस पे। तो ये क्या है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है कि मान लो लोग हैं और वो जॉब कर रहे हैं, सबके पास जॉब है। अगर सबके पास जॉब होगी तो क्या होगा, सबके पास पैसा होगा खर्च करने के लिए, और सबके पास पैसा होगा खर्च करने के लिए, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदेंगे, है ना। अगर ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगी। ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगी, क्या हुआ, तो सप्लाई इतनी हो नहीं पा रही जितनी डिमांड है। अगर सप्लाई नहीं हो पाएगी तो उससे क्या होगा कि डिमांड इंक्रीज करके सप्लाई हो नहीं पा रही। तो लोग अगर पहले किसी चीज़ के लिए 20 रुपये देते थे, तो अब लोग उसी चीज़ के लिए 30 रुपये देना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके पास क्या है, पैसा है तो वो स्पेंड उसे कर रहे हैं। इसी वजह से इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, की डिमांड ने इन्फ्लेशन को पुल कर लिया। अकर व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड द एग्रीगेट सप्लाई, यही मैंने बोला अभी कि जो आपकी डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा हो जाए। कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड डिस्पोजेबल इनकम, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। इस वजह से क्या होता है, हमारा लोगों के पास अगर पैसा खर्च करने की क्षमता ज़्यादा है तो क्या होगा, लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, उस वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं हम डिमांड पुल, की ज़बरदस्ती लोगों ने डिमांड क्रिएट कर दी, इस वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेशन आ गया। अब देख लेते हैं हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है कि आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लैंड, लेबर, और बोल सकते हैं हम या रॉ मटेरियल, है ना। तो अगर इन चीज़ों की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो मान लो अगर इन चीज़ों की कॉस्ट बढ़ गई तो क्या हुआ कि जो पहले कोई चीज़ अगर 3 रुपये में बनती थी, तो आज वो वही चीज़ 4 या 5 रुपये में बन रही होगी। तो क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई, उसे बनाने में ही महंगाई बढ़ गई। अगर जो व्यक्ति किसी सामान को बना रहा है उसी को वो महंगा पड़ रहा है, तो उसको वो आगे बाज़ार में वैसे भी महंगा ही बेचेगा। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कि जो रॉ मटेरियल है या लेबर की कॉस्ट है ये अगर बढ़ गई तो सामान महंगा हो जाता है। इसे बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हैपन व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेज, रॉ मटेरियल एटसेट्रा इंक्रीज, फेसिंग बिजनेस टू राइज प्राइस। इस वजह से क्या होता है, प्राइस बढ़ जाते हैं और क्या होता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। तीसरा है हमारा सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन क्या होता है
कि एकदम से आपकी सप्लाई चेन में कोई दिक्कत आ गई, जैसे अभी ट्रेड वॉर हो रहा है ना, तो एकदम से जब 100% टैरिफ लगाया जब चाइना पे डोनाल्ड ट्रम्प ने, ये तो तकरीबन 250% तक चले गए, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि बिल्कुल ही जो सप्लाई थी सामान की वो बिल्कुल ही रुक गई थी। तो इस वजह से क्या आ गया था, एकदम से यूएस में भी लोग परेशान हो गए थे कि सामान वो कैसे खरीदे, वहाँ पे भी महंगाई एकदम से इंक्रीज कर गई थी। तो इसी को बोलते हैं हम सप्लाई शॉक सिचुएशन। और ये ऐसा कब भी हुआ था, कोविड-19 के टाइम भी हुआ था, कि जो सप्लाई थी चीज़ों की सारी, सब जगह से काम बंद हो गया था, जो असेंशियल चीज़ें थी, असेंशियल सामान था, वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था, सब्जियां नहीं पहुंच पा रही थी, तो क्या हुआ था, इस तरीके से महंगाई वहाँ पे बढ़ गई थी। तो इसे बोलते हैं हम सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। उसके बाद है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होता है कि एक आपके पास जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होती है, मतलब आपके पास या सामान रखने की व्यवस्था सही नहीं है, या ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सही नहीं है कि आप एक सामान को दूसरे सामान को सही समय पे पहुंचा पाएँ। रोड ट्रांसपोर्टेशन क्यों नहीं हो पा रहा सही से, बेसिकली आप कह सकते हैं कि रोड सही नहीं है ना, तो सामान देर में पहुंच पा रहा है। तो ये क्या, तो सिस्टमेटिक वीकनेस होती हैं, है ना। या आप कह सकते हैं कि जहाँ पर आप सामान रखा था, आपने एकदम से बारिश हो गई और सारा जो आपके गेहूँ या चावल वगैरह जो रखे हुए थे वो एकदम से पानी में डूब के बेकार हो गए। तो यह कहता है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होती है, ये हमको सुधारने होते हैं। ड्यू टू सिस्टमेटिक वीकनेस इन द इकोनॉमी लाइक पुअर स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और लो प्रोडक्टिविटी, हार्डर टू फिक्स क्विकली। इन चीज़ों को क्या धीरे धीरे ही सुधारा जाता है। तो ये होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इसका होता है हमारा प्रोटीन इन्फ्लेशन। प्रोटीन इन्फ्लेशन क्या होता है कि जैसे राइज व्हेन डिमांड ऑफ प्रोटीन रिच फूड लाइक मिल्क, एग, मीट इंक्रीज ड्यू टू राइज इन इनकम एंड चेंजिंग डाइट। आजकल लोग क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जिम फ्रीक हो गए, तो वो उन्होंने हाई प्रोटीन डाइट लेना शुरू कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि मिल्क की या चिकन, एग्स, इन सब की क्या एकदम से डिमांड मार्केट में ज़्यादा बढ़ गई। तो ये होता है हमारा प्रोटीन इन्फ्लेशन, कि एकदम से प्रोटीन की डिमांड की वजह से लोगों ने जो प्रोटीन रिच सब्सटेंस थे उनको खरीदना शुरू कर दिया, या गुड्स थे उनको खरीदना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ उनके दाम इंक्रीज कर गए, और उसे बोल देते हैं हम प्रोटीन इन्फ्लेशन। तो इस तरीके से ये टाइप होते हैं हमारे कॉस्ट बेस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। उसके बाद देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन को हम मेजर कैसे करते हैं। तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए बेसिकली हम या तो सीपीआई इंडेक्स यूज करेंगे, या डब्ल्यूपीआई, या होलसेल प्राइस इंडेक्स, या पीपीआई इंडेक्स, जीडीपी डिफ्लेटर और कोर इन्फ्लेशन। ये मुख्य तरीके हैं इन्फ्लेशन को नापने के लिए, लेकिन हम इन दो पे फोकस रखेंगे, इन्हीं पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन्हीं दो पे देखते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहाँ से होते हैं, रिटेल लेवल पे हम देखते हैं महंगाई को, रिटेल। तो ये तो होलसेल बता ही रहा है कि हम एक साथ जहाँ से सामान बेचता है, जहाँ पर एकदम से जैसे एकदम कोई सामान फैक्ट्री से निकला या माइन से निकला, जो वहाँ पे होलसेल प्राइस देखते हैं कि एक थोक विक्रेता यहाँ बोलते हैं ना, कि वो उस तरीके पे महंगाई को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, मेजरिंग प्राइस चेंज एट द होलसेल लेवल बिफोर रीचिंग टू द कस्टमर। कस्टमर पर कहाँ से पहुँचता है, रिटेल से पहुँचता है, लेकिन उससे पहले ही जब हम महंगाई को मेजर कर देते हैं तो उसे बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसको सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया कि जब आप रिवीजन करो या आपको जल्दी रिकॉल करना हो तो बस आपको ज़्यादा देखना पड़े, इसी स्लाइड से आपका सारा काम हो जाए। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि प्राइस क्या होता है, प्राइस लेवल क्या होता है, एंड प्राइस इंडेक्स क्या होता है। तो प्राइस तो बेसिकली हम जिस चीज़ जैसे कि सामान खरीदते हैं और उसके एक्सचेंज में जितना हम पैसा देते हैं वो क्या होता है, प्राइस होता है। द प्राइस ऑफ अ गुड्स और सर्विस इज डिफाइंड एज रेट एट विच दैट गुड्स और सर्विस इज एक्सचेंज्ड फॉर मनी। आपने किसी सामान के लिए या सर्विस के लिए जो पैसा दिया है किसी को, उसे हम उस सर्विस का या सामान का क्या बोल देते हैं, नॉर्मल प्राइस बोल देते हैं। और उसके बाद क्या होता है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल क्या होता है कि आप एग्रीगेट वेटेड एवरेज ले लेते हैं, जितना सामान आपकी इकोनॉमी में बनता है उसको आप एडअप कर लेते हैं सारे सामान के वेटेड एवरेज को, तो उसको हम बोल देते हैं एवरेज प्राइस लेवल। The term price level refers to average price or cost of all goods and service
ऑफर्ड फॉर सेल इन द इकोनॉमी, कि आपकी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विस हैं उन सब के आप प्राइस को एवरेज ले लेते हैं। और यहाँ पे जो एवरेज है ये बेसिकली वेटेड एवरेज होना चाहिए था, वेटेड एवरेज, ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ प्राइस लेवल अलाउ इकोनॉमिस्ट टू मॉनिटर चेंज इन प्राइस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एक एक किसी चीज़ को नहीं देखते, ओवरऑल इकोनॉमी में हम एक चेंज को आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद होता है प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स क्या होता है? स्टैटिकल इंडेक्स इन स्टैटिकल measure that reflect the average change in price over the time of a basket of goods and service. It expressed with the reference to a particular period called base year. हम जो हमारा प्राइस इंडेक्स है हम किसके रेफरेंस में देखते हैं? बेस ईयर के रेफरेंस में देखते हैं। जो करंट हमारी बेस ईयर चलती है और देखते हैं हम किसके रेफरेंस में देखते हैं? 11-12 के हिसाब से देखते हैं। हमारी बेस ईयर कौन सी है? हमारी 2011-12। इस टाइम के जो प्राइस थे उनके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं कि आज महंगाई क्या है और कैसे है, बढ़ गई है, कम हो गई है। जो बेस ईयर होती है उसका हम महंगाई का स्केल मान लेते हैं 100, है ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। द बेस ईयर इज सिलेक्टेड एंड इट्स इंडेक्स इज अज्यूम टू बी 100। इसके इंडेक्स को हम 100 मान लेते हैं। ऑन इट्स बेसिस द प्राइस इंडेक्स ऑफ अदर पीरियड इज कैलकुलेटेड। और इसी के बेस पर हम दूसरे साल मान लो 2025 का निकालेंगे तो इसके लिए बेस ईयर हम क्या ले लेंगे? 2011-12। उसके बेस पर हम 2025 का प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखते हैं कि करके कि होलसेल प्राइस इंडेक्स होता क्या है। द होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड एवरेज प्राइस, ओके सॉरी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तब होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एट द होलसेल लेवल। इसमें क्या करते हैं कि हम जो गुड्स के प्राइस हैं, यहाँ पे सर्विस नहीं होता, सर्विस को पहले मैं ऐसे क्रॉस करूँ, इसमें सर्विस को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। WPI इंडेक्स में क्या करते हैं कि आप चेंज देखते हैं गुड्स के में कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी एक सामान के पहले प्राइस कितने थे और अब प्राइस कितने हैं। होलसेल लेवल पर हम उसके प्राइस को चेक करते हैं बिफोर दे रीच टू द रिटेलर। रिटेल मार्केट में चेक नहीं करते हम, होलसेल मार्केट में WPI इंडेक्स का यूज करते हैं। इट कैप्चर प्राइस चेंजेस इन द अर्ली स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन एंड रिफ्लेक्ट प्राइस ट्रेंड ऑफ बल्क सेल इन द डोमेस्टिक मार्केट। की बल्क सेल की बात कर रहे हैं, वही होलसेल या बल्क सेल है ना, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये हम जैसे ही कोई सामान फैक्ट्री से निकला है या मंडी से निकला है या माइन से निकला है उसकी हम महंगाई को तभी नापने की कोशिश करते हैं, ना कि रिटेल लेवल पे कंज्यूमर के पास आ जाए उस टाइम हम मेजर नहीं करते। जब रिटेल लेवल के लिए कम मेजर करते हैं CPI इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। लेकिन होलसेल इंडेक्स कब मेजर करती है? जब कोई चीज़ फैक्ट्री से तुरंत निकली हो, मतलब एक्स फैक्ट्री प्राइस बोलते हैं, उस पर मेजर की जाती है WPI इंडेक्स। तो इसको पब्लिश कौन करता है या कैलकुलेट कौन करता है, किसके अंडर काम होता है? सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको क्या करती है? मेजर करती है WPI इंडेक्स को, और ये मंथली रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। इसमें ये एक चीज़ याद रखने की, इसे पब्लिश कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसे पब्लिश करती है और इसमें कितने सामान इंक्लूड हैं, ये दो डेटा जरूरी हैं यहाँ से। इसमें 676 आइटम है, ये आइटम इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जो इसकी बास्केट है उसमें इतने आइटम इंक्लूड किए गए हैं। और इसमें सबसे ज़रूरी है कि इसमें सर्विस को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसमें सिर्फ गुड्स को इंक्लूड किया है ओनली। एक सर्विस कौन कौन से, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, बैंकिंग या ट्रांसपोर्टेशन, इनको इन्होंने कंसिडरेशन में नहीं लिया है होलसेल प्राइस इंडेक्स में, है ना। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन होगी हमारे पास। एक तो इसमें कितने आइटम होते हैं और इसमें सर्विस इंक्लूड नहीं है, और इसे पब्लिश कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये हो गया हमारा WPI। इसमें देखो प्राइस की बात करें, कौन से प्राइस को इंक्लूड करता है? मंडी प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर, जो मंडी से सामान आपने खरीदा, मान लो आप मंडी गए और आपने वहाँ से सामान खरीदा, तो वो जो प्राइस है उसको कंसीडर करेंगे हम WPI इंडेक्स में। या कोई फैक्ट्री से सामान निकल रहा है तो उसके एक्स फैक्ट्री प्राइस होंगे, उसको हम इंक्लूड करेंगे, ना कि कस्टमर ने कितने में ख़रीदा वो वाला प्राइस। ऐसे ही एक्स माइन प्राइस फॉर मिनरल्स को यूज करते हैं हम।
अब WPI इज ऑफ्टन यूज टू इंडिकेट हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? बेसिकली इसमें आप जो वॉलेटाइल गुड्स होती हैं उनको आप एक्सक्लूड कर देते हैं, है ना। जैसे फूड हुआ या फ्यूल हुआ, उनको एक्सक्लूड करके जब आप इन्फ्लेशन निकालते हैं तो उसे हेडलाइन इन्फ्लेशन बोल देते हैं। सॉरी, हाँ, हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन आप सारा कुछ ले लेते हैं, फूड वगैरह। कोर इन्फ्लेशन मैंने आपको थोड़ा सा उल्टा बता दिया यहाँ पे, है ना। उसको चलो हम आगे ही देखेंगे जब एक्सप्लेन करेंगे तब। अभी क्या याद रखना चाहिए कि WPI इंडेक्स ऑफ्टन यूज टू इंडिकेट हेडलाइन इन्फ्लेशन। यहाँ पे क्या हुआ, जब कोर इन्फ्लेशन होता है ना, कोर इन्फ्लेशन, उसमें हम एक्सक्लूड कर देते हैं फूड को एंड फ्यूल को, लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम ऐसा नहीं करते। यहाँ पे हम इनको इंक्लूड कर लेते हैं और कोर लाइन इन्फ्लेशन में इनको एक्सक्लूड करते हैं। ये हम थोड़ा सा और आगे भी देखेंगे। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग सिंस इज एक्सक्लूड रिटेल एंड सर्विस प्राइस। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग को रिफ्लेक्ट नहीं करता है क्योंकि ये रिटेल पे नहीं है, रिटेल लेवल पे हमको नहीं बताता है ना। और ये सर्विस को तो इंक्लूड करता ही नहीं है, तो ये ट्रू पिक्चर को रिफ्लेक्ट नहीं करता है कि एक्चुअल में महंगाई क्या है। तो इसीलिए इन 2014 अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर रघुराम राजन, जो उस टाइम क्या थे, RBI के गवर्नर थे, उन्होंने क्या किया, WPI से CPI इंडेक्स की तरफ मूव करने को कहा, जिससे हम क्या कर सकें। CPI इज़ द बेटर रिफ्लेक्टर रिटेल प्राइस मूवमेंट एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। CPI क्या है, हमारा प्राइस अच्छे से इंडिकेट करता है और कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी वो सही से बता पाता है। एंड WPI डज नॉट अकाउंट फॉर सर्विस एंड कंज्यूमर बिहेवियर। WPI में क्या नहीं था, सर्विस को इंक्लूड नहीं करता है। सर्विस जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इन सबको इंक्लूड नहीं कर रहा, तो ये ओवरऑल पिक्चर ही नहीं बता पा रहा हमें महंगाई की। इसीलिए हम किस पे मूव करके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब CPI इंडेक्स पे हम मूव करके। तो आगे ये देख लेते हैं क्या होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर एवरेज चेंज इन द प्राइस पेड बाय कंज्यूमर फॉर स्पेसिफिक basket of goods and service over the time. In simple terms, CPI track how much more or less household are paying today compared to base year. इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें हम मेजर करते हैं कि कोई व्यक्ति आज कितना पे कर रहा है किसी सामान के लिए, या कम पे कर रहा है या ज़्यादा पे कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर। कोई एक बेस ईयर है, उससे हम देखते हैं कि महंगाई आज बढ़ गई है या कम हो गई है। हमारा WPI में 676 आइटम थे और यहाँ पे CPI इंडेक्स में कितने हैं, 260 आइटम है, 260 आइटम है। इसमें सर्विस क्या है, इंक्लूड है, सर्विस हमारी इंक्लूड है। ये 2 पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखने हैं। जो पुराना तरीका था उसमें 4 हमारे CPI के इंडेक्स बनाए गए थे। 4 CPI इंडेक्स थे, कौन से थे, इंडस्ट्रियल के लिए अलग था, लेबर था और रूरल लेबर, फिर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय। 4 तरीके के बनाए थे, लेकिन बाद में इनको हमने चेंज कर दिया और हमने न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बनाया। जैसे यहाँ पर 4 तरह का इंट्रोड्यूस किया है, फिर बाद में उर्जित पटेल जी ने बोला कि नहीं, अब हम नया तरीका यूज करेंगे। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, 3 तरीके की इंडिसेस बनाई, एक थी रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड, वो हम आगे भी देखेंगे। The old CPI cover only the segment of population such as agriculture, labor, industrial worker, etc. and hence do not give national wide picture. वो एक national wide picture नहीं दे रहा था, इसीलिए हम old से new CPI की तरफ आ गए। इसमें भी हमारा बेस ईयर कौन सा है, 2012 ही है। तो इसको कौन मेजर करता था पहले, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO इसको मेजर करता था। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, CSO को और NSSO को मेजर कर दिया और एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, इसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, है ना। तो अब ये मेजर करता है किसको, CPI को, NSO। लेकिन अगर पेपर में आया CSO लिख कर और आपसे पूछा कि CSO मेजर करता है कि नहीं, तो वहाँ पे फिर अगर NSO नहीं है तो फिर CSO क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की है। और इसमें क्या है,
सर्विस को इंक्लूड करते हैं। तो 3 तरह की इंडेक्स हो गई, रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड। सो रूरल CPI मेजर ट्रैक चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम स्पेशली बाय पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। ऐसे जो लोग अर्बन एरिया में रहते हैं उनके लिए अर्बन CPI था। और इन दोनों को जब हम कंबाइंड कर देते हैं, रूरल और अर्बन को, तो इसे बोलते हैं कंबाइंड CPI। तो जो उर्जित पटेल है उन्होंने बोला 2016 के लगभग अराउंड कि अब से हम कंबाइंड जो हमारा CPI है उसको यूज करेंगे महंगाई को इंडिकेट करने के लिए, जिससे कि हमें एक ओवरऑल नेशनल वाइड पिक्चर मिले कि क्या महंगाई में ट्रेंड चल रहा है। अभी एक बेसिक डिफरेंस है CPI एंड WPI में, और यहीं से हम सारे अपने क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं उनको कवर कर सकते हैं। दोनों का मीनिंग देख लेते हैं। ये होलसेल प्राइस को इंडिकेट करने के लिए, ये रिटेल और कंज्यूमर लेवल को चेक करने के लिए होता है प्राइस इंडेक्स को। पब्लिश्ड बाय, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको क्या करती है, पब्लिश करती है। और इसको कौन करता है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस NSO। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है। दोनों की बेस ये लगभग सेम ही है। ये क्या करता है, WPI सिर्फ गुड्स को कवर करता है ना, गुड्स, सर्विस को नहीं, लेकिन इसमें गुड्स और सर्विस दोनों होते हैं। इसमें 167 कमोडिटीज़ हैं, इसमें 260 कमोडिटी हैं, और इसमें सर्विस भी इंक्लूड है, जैसे फूड, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा, है ना, मंथली की जाती हैं, इसमें सर्विस इंक्लूड है और नहीं, बाकी और सब तो आप देख लेना। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि यहाँ पे जो जिसने सामान प्रोड्यूस किया है उसकी इनकम में क्या चेंज आया। इनकम इन द सेंस कि पहले वो किसी सामान को प्रोड्यूस कर रहा था, मतलब उसने खेती की मान लो, या कोई सामान बनाया उसने, पहले वो उसे 2 रुपये में बेचता था, है ना, और अगर वही सामान वो आज बना रहा है और आज वो उसे 10 रुपये में बेच रहा है ना, तो उस जो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे प्रोड्यूसर के बेस पे चेक कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर की सेलिंग प्राइस में क्या अंतर आया, और वहाँ से महंगाई को नापने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमारा WCPI इंडेक्स है, वो कहाँ से मेजर कर रहा है, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से मेजर कर रहा था महंगाई को, और WPI इंडेक्स होलसेल लेवल पे इंडिकेट कर रहा था महंगाई को और इन्फ्लेशन को जो मेजर कर रहा था। और PPI इंडेक्स कहाँ से मेजर कर रहा है, प्रोड्यूसर से। जो प्रोड्यूसर है वो किसी सामान को जो बनाने वाला है उसको जो सामान बेचने का जो प्राइस है उसमें कितना अंतर आया है। PPI मेजर द एवरेज चेंज ओवर टाइम इन सेलिंग प्राइस रिसीव्ड बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फॉर देयर गुड्स। यही बोल रहे हैं वो कि जो पहले सामान अगर वो 5 रुपये में बनाते थे, अब आज के हिसाब से देखो कि उनके जो सामान बनाते नहीं थे, बेचने में जो अपना सामान उन्होंने पहले बेचा, मान लो 5 रुपये में बेचा, आज वो सामान 10 रुपये में बेच रहे हैं, तो मतलब उनके जो सामान बेचने में कितना डिफरेंस आया है, वहाँ से आप महंगाई को कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या हुआ, प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से आप महंगाई को क्या कर रहे हैं, नाप रहे हैं। ये हो गया प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से, ये कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से हो गया CPI इंडेक्स, और WPI इंडेक्स होलसेल लेवल के पर्सपेक्टिव से हम मेजर कर रहे हैं इन्फ्लेशन को। अब ये आ गया हमारा कोर इन्फ्लेशन या अंडरलाइन और नॉन फूड इन्फ्लेशन। नॉन फूड इन्फ्लेशन क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें से फूड है ना एक्सक्लूड है, और इसमें से फ्यूल को भी हम क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कोर इन्फ्लेशन, नॉन फूड इन्फ्लेशन, है ना। इट मेजर द परसिस्टेंस इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सक्लूडिंग, ये आ गया ना, एक्सक्लूडिंग foods and energy item, basically the item whose price are very volatile and temporary in nature। इन आइटम को उन्होंने क्यों हटाया है, क्या है, फूड्स एंड फ्यूल को, क्योंकि इनकी क्या है, प्राइस काफ़ी फ्लैक्चुएट करते हैं। प्राइस फ्लैक्चुएट करेंगे तो फिर एक सही पिक्चर देखने को नहीं मिल पाती। मान लो आज उनके प्राइस कुछ और है, कल कुछ एकदम से और हो जाएगा, तो क्या हो, जितनी भी आपने कैलकुलेशन करी है वो सारा बेकार चला गया, तो वहाँ पर आप एक जनरल आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं। तो इसीलिए हम किस तरीके का इन्फ्लेशन ले रहे हैं, कोर इन्फ्लेशन ले रहे हैं, जहाँ से आप फूड एंड फ्यूल को आपने एक्सक्लूड कर दिया। सिंस इट एक्सक्लूड द आइटम दैट आर वॉलेटाइल विद रिस्पेक्ट टू प्राइस,
इट्स गिव लॉन्ग टर्म ट्रेंड इन द प्राइस राइज। अब क्या हुआ, एक हमें एक स्टेबल बेस दे रहा है देखने के लिए कि प्राइस में कैसे चेंज आ रहे हैं और चीज़ों के में। दस इट हेल्पफुल इन फ्रेमिंग द लॉन्ग टर्म पॉलिसी। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी कम है। इसकी प्राइस चेंज क्या है, वॉलेटाइल नहीं, कि एक स्टेबल लेवल से प्राइस चेंज हो रहे हैं, ना कि फ्लक्चुएशन हो रहा है। जो प्राइस चेंज है वो ऐसे ऐसे नहीं है, बल्कि एक आराम से ऐसे करके स्लो ग्रेजुअल चेंज देखने को मिल रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि हम जो अपनी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी हैं उनको सही से बना सकें। देयर इज नो इंडेक्स फॉर डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ कोर इन्फ्लेशन एंड नाउ इट इज मेजर्ड बाय द एक्सक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल फ्रॉम होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई इंडेक्स। अगर हम इसका कोई अपना इंडेक्स नहीं है तो हम क्या करते हैं कि या सीपीआई है या डब्ल्यूपीआई, इन दोनों में से हम फूड एंड फ्यूल को हटा देते हैं और फिर जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं उसे बोल देते हैं कोर इन्फ्लेशन। इसके बाद है हेड इन्फ्लेशन। हेड इन्फ्लेशन क्या होता है, हेड इन्फ्लेशन आर रेफर टू द टोटल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इट इंक्लूड्स ऑल आइटम दैट कंज्यूमर बाय। यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो फूड और फ्यूल जो माइनस किए थे यहाँ पे सबको हमने ऐड कर लिया है। सबको ऐड करके जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे बोल देते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। इट रिफ्लेक्ट ओवरऑल रेट ऑफ प्राइस चेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये हमें क्या दे रहा है, एक फुल पिक्चर दे रहा है, इसमें कोई भी चीज़ एक्सक्लूड नहीं है। तो ये क्लियर बता रहा है कि एग्जैक्ट पिक्चर क्या है। अर्ली इन इंडिया WPI वाज यूज टू रिप्रेजेंट हेडलाइन इन्फ्लेशन। पहले हम WPI को यूज करते थे हेडलाइन इन्फ्लेशन के लिए, बट नाउ अंडर फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग FTI के अंतर्गत फ्रेमवर्क adopted by RBI in 2016, CPI combined is now used to measure headline inflation। अब क्या हो गया है कि 2016 से जब से हमने कौन सी तरीका अपनाया है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जब से फिर हम हेडलाइन इन्फ्लेशन को CPI इंडेक्स के थ्रू मेजर करने लगे हैं। अब एक और तरीका देख लेते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने का, वो है GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर क्या होता है कि जो नॉमिनल हमारी GDP है और जो रियल GDP है, इन दोनों में जो डिफरेंस है उसके थ्रू महंगाई को मेजर करने की हम कोशिश करते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि GDP डिफ्लेटर इज अ ब्रॉडर मेजर ऑफ इन्फ्लेशन दैट कंपेयर नॉर्मल GDP टू रियल GDP। इट कैप्चर द ओवरऑल पिक्चर, ओवरऑल प्राइस लेवल चेंज इन द इकोनॉमी। इट इंक्लूड all goods and service produced domestically, unlike CPI and WPI which focus on selected basket. It reflect economy wide inflation and published by NSO। ये किसके द्वारा दिया जाता है, NSO। आपके WPI और CPI इंडेक्स से ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये होता है तो हम इनको देख ले रहे हैं कि जनरली ये होती क्या चीज़ है ना। तो हम GDP डिफ्लेक्टर पढ़ रहे हैं। GDP डिफ्लेक्टर क्या है कि जो नॉमिनल GDP है और रियल GDP है। नॉमिनल GDP होती है हमारी जो हमारा करंट प्राइस है ना, करंट रेट जो हमारा चल रहा है, इसके बेस पे अगर हम ओवरऑल GDP में जितना सामान है जो डोमेस्टिकली सामान प्रोड्यूस किया गया है कंट्री के अंदर, अगर उसका हम सम अप कर लें, और या फिर रियल जीडीपी हमारे होता है क्या होती है, बेस ईयर के प्राइस के बेस पर जो GDP हम कैलकुलेट करते हैं, है ना, तो वो होती है रियल GDP। जब इन दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं तो वहाँ से जब हमको महंगाई का पता चलता है उसे बोल देते हैं हम उसके थ्रू हम महंगाई को जब कैलकुलेट करते हैं तो वो तरीका हो जाता है हमारा GDP डिफ्लेटर, है ना। इन्फ्लेशन को नापने का वो एक तरीका बन गया है। जैसे कि WPI हो गया होलसेल लेवल पे, CPI हो गया कंज्यूमर लेवल पे, और लेकिन GDP डिफ्लेटर हमें महंगाई कहाँ पे बता रहा है, इकोनॉमिक वाइड लेवल पे इन्फ्लेशन को बता रहा है ना। और ये इसको मेजर कौन करता है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस इसको मेजर करता है। तो यही होता है हमारा GDP डिफ्लेटर। अब कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं रिलेटेड। ये हम साइकिल है हमारा,
पहले उसमें अगर डिफ्लेशन, इनफ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन क्या होते हैं, ये एक साइकिल चलती है, इसको हम स्टडी कर लेते हैं कि ये और ये टर्म्स हैं ये क्या क्या होते हैं, ये भी देख लेते हैं ना। तो डिफ्लेशन क्या होता है? फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ओवर अ टाइम, की जो आपका सामान है ना, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि देखो रेट ऑफ प्राइस चेंज, रेट ऑफ प्राइस चेंज क्या हुआ है, कमी होते जा रहे हैं। पहला सामान अगर 10 रुपये का था तो अब वो कितने का हो गया, 8 का हो गया, 4 का हो गया, 2 का हो गया, 1 का हो गया, मतलब रेट गिर रही। तो वो ऐसी सिचुएशन होगी डिफ्लेशन की होगी, मतलब ये बिल्कुल उल्टा हो गया किसका, इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि अगर कोई चीज़ 10 की थी तो वो 18 की हो गई, फिर वो 25 की हो गई, तो ये होता है हमारा इन्फ्लेशन की प्राइस बढ़ रहे हैं समय के साथ। लेकिन डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है, वो सॉरी डिफ्लेशन में क्या होता है कि प्राइस घट रहे हैं समय के साथ। तो ये यही सिचुएशन है यहाँ पे कि फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ओवर अ टाइम। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, रिड्यूज डिमांड, डिमांड कम हो जाएगी, कोई चीज़ की डिमांड नहीं होगी, प्रॉफिट श्रंक कर जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। और ये जनरली ऐसी कंडीशन बहुत ही कम देखने को मिलती है डिफ्लेशन वाली, लेकिन एक बार ऐसा देखने को मिला है कब, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम, है ना। फिर सेकंड कंडीशन होती है हमारी रिफ्लेशन, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये है रिफ्लेशन। आप क्या कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं कहाँ से, डिफ्लेशन से, किसके थ्रू, रिफ्लेशन के थ्रू आप रिकवर करते हैं डिफ्लेशन से। तो ये रिफ्लेशन होता क्या है कि गवर्नमेंट जानबूझकर जो इकोनॉमी है उसमें इन्फ्लेशन को इंड्यूस करती है। तो क्या करेगी, लोगों को पैसा देगी, लोन की रेट सस्ती कर देगी, जिससे क्या होगा कि लोग ज़्यादा खर्च करें, ज़्यादा खर्च करेंगे तो डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी तो इकोनॉमी में ग्रोथ होना शुरू होगा थोड़ा बहुत। तो ये रिफ्लेशन क्या होता है कि गवर्नमेंट कोशिश करती है कि मार्केट कैसे भी करके बस शुरू हो जाए, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो मार्केट में शुरू हो जाए। जैसे हमने देखा था कोविड के टाइम पे कि आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लीडर बोल रहे थे कि लोगों के हाथ में पैसा दो जिससे वो खर्च करना शुरू करें, इकोनॉमी दोबारा शुरू हो। तो वो यही सिचुएशन थी, पॉलिसी ड्रिवन राइज इन द प्राइस टू ब्रिंग इकोनॉमी बैक टू द नॉर्मल आफ्टर डिफ्लेशन। एक ऐसा गवर्नमेंट क्या करती है इस टाइम पे, गवर्नमेंट इंक्रीज स्पेंडिंग और कट टैक्स टू बूस्ट डिमांड। गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स कट दे देगी और इन जो लोन की रेट है उनको सस्ता कर देगी, जिससे क्या हुआ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। तो ये होता है हमारा रिफ्लेशन। और हम देख लेते हैं फिर उसका होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो हम इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं, क्या होता है कि कंटिन्यूस राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, या फिर गुड्स एंड सर्विस के जो प्राइस हैं बढ़ते जा रहे हैं या परचेजिंग पावर ऑफ मनी रिड्यूस होती जा रही है। उसके बाद देख लेते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिक्लाइन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, प्राइस स्टिल राइज बट स्लो रेट। जो डिसइन्फ्लेशन है वो हमारा ये वाला पोर्शन है। इन्फ्लेशन तो हो रहा है, लोग जो हमारा सामान है उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे रेट पे, स्लो रेट पे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन क्या बोलते हैं हम, डिसइन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेट फॉल्स फ्रॉम 6 to 4% इंडिकेट स्टेबिलिटी। ये क्या होगा कि आपकी जो आपकी जो इन्फ्लेशन था पहले 6% था, अब वो कितना हो गया, 4% है। इन्फ्लेशन तो अभी भी है लेकिन स्लो रेट पे है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन। तो ये हमने एक साइकिल पढ़ ली, इन कैसे इकोनॉमी मूव करती है। उसके बाद स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन एक मतलब क्या बोल सकते हैं, एक केस है, अलग तरीके का केस है बिल्कुल। जहाँ पे क्या होता है कि इन्फ्लेशन भी हो रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या हुआ है, या तो हो नहीं रही या नहीं, बिल्कुल मतलब नेगेटिव हो रही है। मतलब महंगाई भी बढ़ती जा रही है और ग्रोथ भी नहीं हो रही। जनरली क्या होता है, इन्फ्लेशन जब हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन है, जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि लोग डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, मतलब मार्केट अच्छा काम कर रही है ना, जब एक नॉर्मल लेवल तक इन्फ्लेशन है तो। लेकिन इस केस में क्या है कि इन्फ्लेशन भी है, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है,
स्टैगफ्लेशन कैसी कंडीशन है कि जहाँ पे इन्फ्लेशन है, मतलब बढ़ रहा है दाम चीज़ों का, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नहीं हो रही है या नेगेटिव में हम जा रहे हैं। दिस टर्म कंबाइन स्टैग्नेशन, लो और नो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड राइजिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है हमारा लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही। इट रेफर्स टू द रेयर इकोनॉमिक कंडीशन, वही मैं बोला था कि रेयर कंडीशन होती है वेयर हाई इन्फ्लेशन एंड लो और नेगेटिव ग्रोथ हैपन एट सेम टाइम। स्टैगफ्लेशन क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट। जो स्टैगफ्लेशन जैसी कंडीशन होती है क्या करती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं गवर्नमेंट के लिए। क्यों? इफ़ दे ट्राई टू रिड्यूस इन्फ्लेशन द इकोनॉमी बिकम स्लोअर। तो क्या हुआ, इकोनॉमी हमारी स्लो हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन को जब हम घटाएंगे तो क्या होगा, जो डिमांड्स वगैरह हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि हम रिफ्लेशन में क्या कर रहे थे, इंड्यूस कर रहे थे जानबूझ के इन्फ्लेशन को, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदें जिससे इन्फ्लेशन बढ़े और इकोनॉमिक कंडीशन शुरू हों। यहाँ पे क्या है कि अगर गवर्नमेंट ट्राई कर रही है अपनी तरफ से इन्फ्लेशन को कम करने का, तो वहाँ क्या हो रहा है, इकोनॉमिक स्लो हो रही है। और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इकोनॉमी बढ़े, तो उससे क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो ये एक सिचुएशन बन जाती है गवर्नमेंट के लिए, इसे डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। ऐसा कब हुआ था? दिस हैपन ड्यूरिंग द 1970 ऑयल क्राइसिस व्हेन ऑयल प्राइस वेंट अप सडनली। जो ऑयल प्राइस एकदम से बढ़ गए थे, दैट मेड गुड्स एक्सपेंसिव बट द सेम टाइम जॉब एंड ग्रोथ स्लो डाउन। तो वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेशन तो बढ़ गया था, ऑयल प्राइस एकदम, ऑयल नहीं मिला, तो इस तरह की ऑयल क्राइसिस आई, तो जो चीज़ों के दाम थे वो एकदम से बढ़ गए। लेकिन क्या हुआ, उसी टाइम जॉब एंड ग्रोथ क्या हुई, कम हो गई, तो ग्रोथ हमारी वहाँ पे रुक गई। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। स्टैगफ्लेशन इज अ रेयर फिनोमेना एंड इज एन एक्सेप्शन टू फिलिप कर्व। ये क्या है, एक एक्सेप्शनल फिनोमेना है, और ये फिलिप कर्व के क्या है, एक्सेप्शन है, फिलिप कर्व का एक्सेप्शन है ये। फिलिप कर्व क्या होता है ये देख लेते हैं। फिलिप कर्व shows ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। ये किन चीज़ों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश किया यहाँ पे, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम होगा, और अगर इन्फ्लेशन कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुआ। ये यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने बताने की कोशिश की है। ऐसा क्यों? व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट गोज डाउन, जब एम्प्लॉयमेंट गोज डाउन, मोर पीपल हैव जॉब एंड अनएम्प्लॉयमेंट गोज डाउन, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो इधर कम हो रहा है ना, इधर। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है तो मोर पीपल हैव जॉब, और लोगों के पास ज़्यादा जॉब है तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा स्पेंड करेंगे। तो वहाँ पे कैसी कंडीशन आ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा वहाँ पे। When unemployment goes up, people spend less, so inflation goes down. It shows a inverse relationship. So ये यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा खर्च करने के लिए, तो लोग खर्च नहीं कर पाएंगे, जिससे वजह से क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन कम होगा और अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बन जाएगी। तो ये इन्होंने रिलेशन इस्टेब्लिश किया है कि इन दोनों के बीच में, इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट में। स्टैगफ्लेशन इज एन एक्सेप्शन टू द थ्योरी प्रपोज्ड बाय द फिलिप कर्व। जो स्टैगफ्लेशन वाली कंडीशन है, जो स्पेशल केस बनता है, वो किसका एक्सेप्शन है, फिलिप कर्व का वो एक्सेप्शन है। ये हमें याद रखना होगा। उसके बाद है हमारा इन्फ्लेनेटरी गैप। इन्फ्लेनेटरी गैप क्या होता है अब ये देख लेते हैं। इन्फ्लेनेटरी गैप इज अ सिचुएशन व्हेन टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी इज मोर देन द टोटल सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि मान लो सबके पास, ऑलमोस्ट सबके पास जॉब है इकोनॉमी में, जो कंट्री है उसमें सबके पास जॉब है। सबके पास जॉब होगी तो क्या होगा, सब सामान खरीदने के क्या होंगे, सबके पास सामान खरीदने की पावर होगी, मतलब परचेजिंग पावर होगी उनके पास में, सबके पास इनकम है। लेकिन क्या हुआ, जब सब सामान खरीदने गए तो डिमांड क्या हुआ, इंक्रीज कर गई एकदम से। लेकिन उस केस में क्या था,
सप्लाई उतनी थी नहीं, तो एकदम से क्या हुआ, किसी भी चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं। जब सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाए तो खुद ब खुद उस चीज़ के क्या है, दाम बढ़ जाते हैं। तो वही सिचुएशन को बोलते हैं हम इन्फ्लेमेटरी गैप। तो ऐसे करके क्या होता है, जो इन्फ्लेशन है वो मार्केट में इंड्यूस हो जाता है और महंगाई बढ़ जाती है। इट मीन पीपल वांट टू बाय मोर गुड देन व्हाट द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस। दिस एक्स्ट्रा डिमांड पुशेस प्राइस अप लीडिंग टू इन्फ्लेशन। वही मैंने बताया कि डिमांड जितनी थी वो बहुत ज़्यादा सरपास करके किसको, सप्लाई को, जिससे कि क्या हुआ, लोगों ने जो सामान पहले सस्ता था उसके लिए और पैसे खर्च करना शुरू कर दिया। पहले लोग 10 रुपये खर्च कर रहे थे उसी सामान के लिए, अब लोगों ने, पैसा है उनके हाथ में तो वो 30, 40, 50 रुपये देने के लिए भी रेडी हैं। इस वजह से क्या हुआ, एकदम से इन्फ्लेशन इंक्रीज कर जाएगा और महंगाई हमारी बढ़ जाएगी। तो यही होता है हमारा इन्फ्लेमेटरी गैप। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। एंड आपको नोट्स चाहिए तो बस एक कमेंट करिए एंड थैंक यू।